नमस्कार दोस्तों। टॉकेट्रिकल इलेक्ट यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का नेम प्लेट वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पे जो नेम प्लेट लगा होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के आपने देखा होगा कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पे नेम प्लेट लगा होता है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर, अभी आप जो देख रहे हैं बहुत सारे पैरामीटर दिए होते हैं। उस पैरामीटर का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन में, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अगर हमें परचेस करना है तो सिलेक्शन में या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी हमें इशू आते हैं उसमें क्या उपयोग होता है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का नेम प्लेट मैंने लिया है वो मेगाविन कंपनी का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, जो कि कंपनी का सीरियल नंबर होता है। वो अपने हिसाब से जितने उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है उस हिसाब से वो सीरियल नंबर देते हैं। उसके बाद आता है टाइप। टाइप में जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो अपने हिसाब से उनका टेक्निकल नाम, मॉडल या टाइप डिसाइड करती है। थर्ड जो है वो मैन्युफैक्चर रेफरेंस स्टैंडर्ड है, जो कि ये जो मेगाविन का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बना है वो IEC 62271-100 इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बना है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। और आईएस जो कोड है वो 13,118, 13,118 इंडियन स्टैंडर्ड। ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर उसका ऑपरेशन होता है, उसका डिज़ाइन होता है, या फिर डिज़ाइन करने के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाइडेंस के तौर पे बने हैं उसके हिसाब से बना है। आईएस स्टैंडर्ड जो है 13,118, ये नियर अबाउट आईएसी 62,271 का रिप्लिकेट है। इसमें नेक्स्ट पैरामीटर हम देख रहे हैं रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज अगर इंडिया में जैसे हमने देखा है कि 11 kV, ईएसटी साइड में बता रहा हूँ मैं आपको, 11 kV, उसके बाद में आता है 22 kV से 11 kV, उसके बाद में आता है 22 kV, उसके बाद में थर्ड स्टैंडर्ड जो है वो 33 kV, उसके बाद में 66 kV, 110 kV, 132 kV। ये सप्लाई वोल्टेज के स्टैंडर्ड है। उसके बाद में 220 kV भी आता है, 400 kV। ये सब एसी के स्टैंडर्ड वोल्टेजेस है, हाई वोल्टेज एसी। अभी जो यहाँ पे
हम जो देख रहे हैं वो 12 के भी दिख रहा है। एक्चुअली 12 के भी ये स्टैंडर्ड इसलिए दिया है कि ये ब्रेकर जो है वो 11 के भी का ब्रेकर है, जिसमें रेटेड वोल्टेज 12 के भी यूज किया है। वो एज पर आई स्टैंडर्ड या आई स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया है। इसमें एक और एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बनाने के लिए यूज होता है, वो IEEE 37010, जो AC हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के एप्लीकेशन गाइड के लिए यूज होता है। वैसे ही एक AC हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के लिए IEEE 37013, ये एक और स्टैंडर्ड है। जस्ट मिनट में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। एक तो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है वो है 13118। दूसरा जो है IEC 62271। ये जस्ट मैन्युफैक्चरर के वैक्यूम सर्किट ब्रेकर डिजाइन करने के लिए गाइडलाइंस जो दिए है वो इस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होते हैं। थर्ड वाला जो स्टैंडर्ड अभी मैंने बात किया था वो है IEEE 37010। इसके बारे में डिटेल में अगर हम अभी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके रिगार्डिंग मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा। अभी नेक्स्ट हम आते हैं रेटेड वोल्टेज। जैसे मैंने बताया कि 11 kV का अगर ब्रेकर है उसके लिए 12 kV रेटेड वोल्टेज, ये एज पर स्टैंडर्ड है। अगर 22 kV के लिए हम ब्रेकर यूज करेंगे तो वो 24 kV रेटिंग का होगा। केवी मीन्स किलो वोल्ट। और अगर 33 kV का अगर ब्रेकर है तो उसके लिए 36 kV का ब्रेकर हम 36 kV रेटेड वोल्टेज का ब्रेकर हम यूज करेंगे। ये जो आपको दो पिक्चर्स दिख रहे हैं, इसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर दो अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के ब्रेकर है। ये वाला जो है वो 11 kV और 22 kV का डिजाइन है। जैसे हम 33 kV पे जाते हैं, इंसुलेशन लेवल बदल जाता है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी बदल जाता है। ऑब्वियसली हाई वोल्टेज होने के कारण उसका जो साइज है वो भी बढ़ जाता है। तो ये 33 kV का ब्रेकर है। दोनों मैंने एक ही कंपनी के ब्रेकर का फोटो लिया है, मेगाविन का। इसमें आपको डिज़ाइन नियर अबाउट सेम रहता है। सभी कंपनी के ब्रेकर आप अगर देखोगे, जैसे अलग अलग कंपनी के ब्रेकर में होते हैं ABB या लैम्को,
उसके बाद में अरेवा, स्नाइडर, एटसेट्रा। सबका डिजाइन नियर अबाउट सेम होता है। मैकेनिज्म जो यूज करते हैं, ऑपरेशन मैकेनिज्म, मैकेनिकल ऑपरेशंस या फिर इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस, उसके लिए नियर अबाउट थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अभी हम डिटेल में इसका नेम प्लेट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चर के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है, मैन्युफैक्चरर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर मैन्युफैक्चरर है, वो इंडिया में आईईसी 62271-100 और इंडियन स्टैंडर्ड जो है बीआईएस का, यूरोप इंडियन स्टैंडर्ड का आईएस कोड 13180, ये दो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे मैंने आपको रेटेड नॉर्मल जो करंट है, आपने नेम प्लेट पे देखा होगा कि रेटेड नॉर्मल करंट आता है एक पैरामीटर, जो कि हम एक्चुअल में जो जिस रेटिंग का हमें चाहिए, जैसे आपका अगर लोड 500 एम्पियर का लोड है, तो आपको हायर साइड में 800 एम्पियर का ब्रेकर चूज करना पड़ेगा। अगर आपका लोड करंट ये 800 एम्पियर है या 800-900 एम्पियर है, तो आपको हायर साइड 1200 एम्पियर या 1250 एम्पियर, ये स्टैंडर्ड रेटिंग है। नेक्स्ट रेटिंग जो आता है वो 1600 एम्पियर, ये 11 केवी की बात बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप हायर वोल्टेज साइड में जाएंगे, वैसे वैसे ये जो नॉर्मल रेटेड करंट है वो उसका रेंज कम होते जाएगा। उसके बाद में थर्ड पैरामीटर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंडिया में जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो 50 हर्ट्स है सभी वोल्टेजेस के लिए। वो लो टेंशन वोल्टेज हो या हाई टेंशन वोल्टेज हो, लो टेंशन या हाई टेंशन दोनों के लिए 50 हर्ट्स किया जाता है इंडिया में। उसके बाद में आता है रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी। रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी ये वो कैपेसिटी होती है कि सर्किट ब्रेकर जब हम क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद में कोई फॉल्ट आ जाता है, फॉल्ट आने से सडनली हाई करंट, हाई इंटरेस्ट करंट जनरेट होता है, तो वो इस रेटिंग का जो ब्रेकर है 800 एम्पियर करंट रेटिंग वाला, उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी मीन्स जो शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो 25 किलो एम्पियर रहेगा। कि अगर शॉर्ट सर्किट करंट आता भी है तो ये ब्रेकर का जो इंसुलेशन जो बना है वो 25 किलो एम्पियर के लिए बना है। उससे ऊपर अगर जाता है तो इंसुलेशन ब्रेक कर देगा। अगर हायर रेटिंग का, अगर हायर रेटिंग का हम ब्रेकर लेते हैं
1000 एम्पियर या 1200 एम्पियर, तो उसके हिसाब से जो शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी है, इसे हम सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं, उसका रेटिंग भी बढ़ जाएगा। जैसे ये मैंने एग्जांपल के लिए दिया है। अभी आपको जो यहाँ पे मैंने रेटिंग लिखा है, ये वाला 25 किलो एम्पियर, ये 800 एम्पियर नॉर्मल करंट रेटिंग के लिए है। ये 25 किलो एम्पियर ये इंस्टेंटेनियस इनरश करंट है। अगर कोई फॉल्ट जनरेट होता है तो इनॉर्मस करंट जनरेशन होता है, फॉल्ट करंट जनरेट होता है, तो वो फॉल्ट करंट 25 किलो एम्पियर तक नहीं जाएगा। लेकिन इसका जो इंसुलेशन लेवल बना है वो 25 किलो एम्पियर के लिए बना है। अगर हम 11 kV में ही अगर 1000 एम्पियर के रेटेड नॉर्मल करंट के ब्रेकर में अगर जाते हैं, तो उस केस में उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है, रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी है, वो हायर साइड रहेगा, जो कि 31.5 किलो एम्पियर है। जैसे जैसे हमारा रेटिंग बढ़ेगा उस हिसाब से उसका इंसुलेशन लेवल, शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी भी हायर साइड होना चाहिए। ये मैंने जस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट पैरामीटर हम देखेंगे, रेटेड मेकिंग कैपेसिटी। रेटेड मेकिंग कैपेसिटी ब्रेकर में जो होता है, उसको हम शॉर्ट सर्किट मेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं। समझो सर्किट ब्रेकर क्लोज कर दिया और फॉल्ट एग्जिस्टिंग, फॉल्ट मोड में है, कहीं सिस्टम में फॉल्ट है और ब्रेकर हमने क्लोज कर दिया, तो इमीडिएट क्या होगा, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो जो रेटिंग है वो हमने यहाँ पे इस ब्रेकर के नेम प्लेट पे हम देख रहे हैं, वो 62.5 किलो एम्पियर है। ये 800 और 11 kV ब्रेकर के लिए है। और इसका रेटिंग वो भी इंस्टेंटेनियस होता है, और कुछ रेटिंग जो है वो 1 सेकंड के लिए होता है। रेटेड मेकिंग कैपेसिटी 11 kV ब्रेकर का जो रेटेड शॉर्ट सर्किट मेकिंग कैपेसिटी जो रेटिंग है वो 62.5 किलो एम्पियर है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अगर कोई फॉल्ट आता है और ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, दोबारा हम उसको, हम ये नहीं देखते कि सिस्टम में फॉल्ट कहाँ पे है, हम जस्ट उसको ट्राई करते हैं कि फिर से ब्रेकर क्लोज करने का ट्राई करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग फॉल्ट ऑलरेडी है सिस्टम में, और हम अगर ब्रेकर को हम दोबारा क्लोज करने के लिए जाएंगे, तो वो जो सडनली जो करंट इंक्रीज होता है वो वेरी हाई करंट इंक्रीज होता है। और वो उस केस में ब्रेकर का इंसुलेशन, ब्रेकर विथस्टैंड होना चाहिए, उसके लिए ये करंट रेटिंग दिया जाता है, उस लेवल का इंसुलेशन ब्रेकर में प्रोवाइड किया जाता है। जनरली हम लोग एक या दो बार हम ट्राई करते हैं, लेकिन जो शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट कैपेसिटी जो है ब्रेकर का, वो 62.5 किलो एम्पियर, या फिर उसके नेक्स्ट लेवल जो है 79 किलो एम्पियर, इस प्रकार का होता है। और हायर साइड जाएगी तो और ज़्यादा शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो हम दो तीन बार अगर अब ब्रेकर हम क्लोज करने के लिए ट्राई करेंगे, तो उस हिसाब से वो
शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो बढ़ते जाएगा। हम इमीडिएट अगर उसका ऑपरेशन करेंगे, ब्रेकर क्लोज करने का ट्राई करेंगे और ब्रेकर क्लोज नहीं हुआ, इमीडिएट ट्रिप हो जाएगा, फिर से हम दोबारा ट्राई करेंगे, उससे क्या होता है कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए वो ब्रेकर डैमेज ना हो, शॉर्ट सर्किट जो मेकिंग कैपेसिटी है वो इसीलिए इस लेवल का प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर हम देखेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है रेटेड शॉर्ट टाइम करंट। ये जो रेटेड शॉर्ट टाइम करंट ड्यूरेशन है वो सेम जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि पैरामीटर नंबर 4 जो था उसमें जो अगर कोई फॉल्ट है सिस्टम में हम और ब्रेकर क्लोज करने के लिए जाएंगे तो जो इनरश करंट है ब्रेकर क्लोज करते वक्त वो हाई हो जाएगा और उसका जो रेटिंग है वो 1 सेकंड के लिए होता है। इतना करंट ब्रेकर का जो इंसुलेशन है, जो मटेरियल हम उसमें यूज किया है वो 1 सेकंड तक विस्टैंडेबल रहेगा। इस हिसाब से उसका इंसुलेशन लेवल होता है। ये जो रेटिंग है ये सेम मेकिंग कैपेसिटी वाला ही रेटिंग है, सॉरी ब्रेकिंग कैपेसिटी वाला ही रेटिंग है, लेकिन इसका ड्यूरेशन यहाँ पे डिफाइन किया है। हायर साइड अगर इंसुलेशन लेवल हम और हायर साइड अगर हमें लेके जाना है तो 26.3 किलो एम्पियर पर 1 सेकेंड, ये ड्यूरेशन इसका मैक्सिमम 1.5 सेकेंड के लिए रहता है। शॉर्ट टाइम करंट ड्यूरेशन जो है वो अगर जितना हायर का लेवल का हम इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी तो उतना ज़्यादा कॉस्ट उस ब्रेकर का बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिप कॉइल ऑपरेटिंग वोल्टेज। ब्रेकर में बहुत सारे पार्ट होते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसमें ट्रिप कॉइल, क्लोजिंग कॉइल, स्प्रिंग चार्ज मोटर, उसके बाद में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट वगैरह होते हैं। तो जो कॉइल है अगर अ, हमें मैन्युअली क्लोज करना है, ओपन करना है, तो उसमें पुश बटन वगैरह दिए होते हैं। ये जो ट्रिप कॉइल वोल्टेज जो दिया है ये कंट्रोल वोल्टेज का ही वोल्टेज है। अगर हम ब्रेकर का कंट्रोल कंट्रोल के लिए जो वोल्टेज यूज किया गया है वो 110 वोल्ट एसी है, तो उसमें ट्रिप कॉइल, शंट कॉइल या फिर उसको क्लोजिंग कॉइल भी बोलते हैं, वो कॉइल का जो रेटिंग है वो रेटिंग उसी कंट्रोल वोल्टेज रेटिंग के लिए बराबर ही हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज हमें एडिशनल सप्लाई अगर हम कंट्रोल वोल्टेज 110 वोल्ट एसी रखेंगे और कॉइल जो है हम 110 वोल्ट डीसी का अगर हम सब प्रोवाइड करते हैं या उसमें प्रोवाइड करते हैं तो हमें एडिशनल 110 वोल्ट डीसी ब्रेकर के लिए सप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए जो कंट्रोल वोल्टेज जिस रेटिंग का होता है, 110 वोल्ट एसी हो, 110 वोल्ट डीसी हो, 24 वोल्ट डीसी हो, 24 वोल्ट एसी हो, उसी रेटिंग के हिसाब से ट्रैप कॉइल, क्लोजिंग कॉइल होता है। बहुत सारी इसमें 110 वोल्ट एसी का कॉइल्स अपना स्प्रिंग चार्जिंग जो डिवाइस होता है, मिस मोटर गियर बॉक्स के साथ में, उसका भी रेटिंग कंट्रोल वोल्टेज इतना ही होता है, लेकिन कॉस्ट कटिंग के लिए अगर 110 वोल्ट एसी का हम अगर मोटर रखेंगे तो उसका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए जनरली 230 वोल्ट एसी का ही मोटर दिया जाता है। उसके हिसाब से अगर 110 वोल्ट एसी का मोटर अगर रखेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा। और आपने देखा होगा कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो या SF6 ब्रेकर हो या एयर सर्किट ब्रेकर हो, उसमें बहुत कम स्पेस होता है और स्पेस
बहुत ज़्यादा ब्रेकर को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। वोल्टेज रेटिंग बढ़ गया तो साइज, मोटर का साइज कम हो जाएगा। उसके हिसाब से जनरली 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी ही स्प्रिंग चार्जिंग के लिए मोटर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पैरामीटर देखिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मोटर वोल्टेज स्प्रिंग चार्जिंग के लिए कुछ इसमें स्प्रिंग चार्जिंग मोटर नहीं दिया होता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जनरली हाई वोल्टेज एचवी मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज ब्रेकर में, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में या एसएफसी ब्रेकर में स्प्रिंग चार्जिंग मैकेनिज्म दिया होता है और मोटराइज होता है। तो उसके लिए जो मोटर यूज होता है वो 230 वोल्ट एसी मैक्सिमम कॉस्ट कटिंग के लिए, और साइज कॉम्पैक्ट साइज होता है इसलिए 230 वोल्ट एसी ही मैक्सिमम इसमें देखा जाता है। लेकिन अगर कस्टमर डिमांड करता है या डिज़ाइन कंपनी को, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसे कस्टमाइज बना के मांगते हैं तो उस वक्त 110 वोल्ट एसी का भी मोटर हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे। रेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी साइकिल। ये रेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी साइकिल जो है वो ऑटो रिक्लोजिंग ड्यूटी साइकिल। ये आप ब्रेकर में अगर देखेंगे तो ब्रेकर में आपको रेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी साइकिल के नाम से दिया जाएगा। जैसे कि ये फॉल्ट, जैसे सिस्टम में कोई फॉल्ट जनरेट हुआ है और वो फॉल्ट एग्जिस्टिंग है सिस्टम में, और हम ब्रेकर, अगर फॉल्ट आता है तो ट्रिप कॉइल की वजह से ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और ब्रेकर ओपन हो जाएगा। ट्रिप होगा मीन्स क्या होगा, ब्रेकर जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाएगी और ब्रेकर ओपन कंडीशन में रहेगा। लेकिन जहाँ पे ऑटो रिक्लोजिंग होता है उस केस में, या फिर हम क्लोज करते तो इमीडिएट तो हम क्लोज करेंगे नहीं। पहले तो हम देखेंगे कि रिले पे कौन सा फॉल्ट है। अगर मेजर रिले पे ऑटो, कुछ कुछ फॉल्ट होते हैं रिले की कि वो इंस्टेंटेनियस आते हैं और ब्रेकर को फॉल्ट निकल जाती है। जैसे अंडर वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज है, ब्रेकर तो ट्रिप हो जाता है लेकिन रिले पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर वो वोल्टेज नॉर्मल रेंज में आ गया, जो भी हमने रिले में सेटिंग करके रखा है, तो इस केस में क्या होगा कि ब्रेकर, अगर उसमें ऑटो रिक्लोजिंग साइकिल कंट्रोल में, कंट्रोल वायरिंग उस हिसाब से की होगी तो ब्रेकर क्लोज होगा, क्लोज होने के लिए ट्राई करेगा। अगर फॉल्ट एग्जिस्टिंग है, फॉल्ट अभी तक गया नहीं है, फॉल्ट सिस्टम में है, तो इमीडिएट ब्रेकर ओपन कर देगा। और फिर से कुछ देर के बाद में फिर से ऑटो रिक्लोजिंग के लिए के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, फिर से ब्रेकर क्लोज होने के लिए ट्राई करेगा। अगर एग्जिस्टिंग फॉल्ट है, फॉल्ट अभी तक गया नहीं है, तो ब्रेकर क्लोज हो जाएगा और वो जो ऑटो रिक्लोजिंग साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी यहाँ पे वो का मीनिंग होता है, जैसे आप देख रहे हैं, जस्ट में ये वाला जो ओ है, ये ओ का मीनिंग होता है ओपन। ठीक है। इसमें सी ओ जो लिखा है, सी ओ का मीनिंग होता है
इसे ओपनिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है, क्लोज ओपन। जैसे मैंने जैसे अभी बात किया था कि अगर एग्जिस्टिंग फॉल्ट है तो ब्रेकर ओपन हो जाएगा। ये 0.3 सेकंड तक ऑटो रिक्लोजिंग जो ड्यूटी साइकिल चलता है उसमें ब्रेकर को क्लोज कमांड नहीं आएगा इस 0.3 सेकंड तक। इसके बाद 1 सेकंड हो या फिर 2 सेकंड के बाद में ब्रेकर क्लोजिंग कमांड आएगी। और ब्रेक अगर फॉल्ट एग्जिस्टिंग है, फॉल्ट अभी तक गया नहीं है, फॉल्ट एग्जिस्टिंग है, तो क्या होगा, ब्रेकर क्लोज होने के लिए ट्राई करेगा, ब्रेकर क्लोज तो नहीं होगा, फिर से ओपन हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, जैसे अभी बात हुई थी कि ब्रेकर क्लोज होने के लिए ट्राई करेगा और फॉल्ट अगर एग्जिस्टिंग है तो ब्रेकर क्लोज नहीं होगा, ब्रेकर इमीडिएट ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग कमांड 3 मिनट तक नहीं आएगी। ओके, ये 3 मिनट तक फिर से ऑटो क्लोजिंग की कोई कमांड नहीं आएगी। आफ्टर 3 मिनट, 3 मिनट हो जाते हैं और उसके बाद फिर से ब्रेकर को क्लोजिंग कमांड आएगी। अगर फॉल्ट एग्जिस्टिंग है, फिर से वही सिचुएशन आएगी, ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। उसके बाद में ऑटो री क्लोजिंग के लिए, ब्रेकर क्लोजिंग के लिए कोई कमांड नहीं आएगी। ये क्लोज लूप सिस्टम होता है। अगर इस दौरान ये जो ब्रेकर क्लोजिंग का कमांड आता है और फॉल्ट अगर एग्जिस्टिंग नहीं है, फॉल्ट निकल गया आपका, जैसे मैंने बताया था कि अंडर वोल्टेज या फिर ओवर वोल्टेज, ये फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। अंडर फ्रिक्वेंसी है, ओवर फ्रिक्वेंसी है, ये फॉल्ट आते रहते हैं रिले। अगर हम जितना मल्टी फंक्शनल रिले लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम प्रोटेक्शन देंगे, उतना ज़्यादा ज़्यादा फॉल्ट आते रहेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि अंडर वोल्टेज 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए आया और फॉल्ट निकल गया, तो ये पता नहीं चलता है, रिले पे हमें दिखेगा नहीं। फ्रीक्वेंसी का भी सेम वैसे ही, अंडर वोल्टेज और अंडर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में क्या होगा कि फॉल्ट अगर निकल गया तो ब्रेकर क्लोज हो जाएगा और ये साइकिल यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाएगी। ये साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, इतना। ठीक है। अगर फॉल्ट एग्जिस्टिंग है तो उस केस में क्या होगा, ब्रेकर क्लोज होगा नहीं, ब्रेकर ओपन हो जाए, ओपन के ओपन रहेगा और 3 मिनट तक कोई रीक्लोजिंग की कमांड नहीं आएगी। 3 मिनट के बाद ही रीक्लोजिंग की कमांड आएगी। और उस केस में अगर फिर से यही ऑपरेशन होगा, ब्रेकर क्लोज करने के लिए ट्राई करेगा। अगर फॉल्ट एग्जिस्टिंग है तो ब्रेकर क्लोज नहीं होगा, ब्रेकर फिर से ओपन होगा, ओपन के ओपन रहेगा। उसके बाद में कोई ऑटो रिक्लोजिंग की कमांड नहीं आएगी। अगर फॉल्ट निकल गया है, फॉल्ट निकल गया है तो ब्रेकर क्लोज हो जाएगी और ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। 1 मिनट में फिर से आपको समझाता हूँ। जस्ट कि मैं इरेज कर लूँ सारा।
देखिए दोस्तों, रेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी साइकिल आपको मोस्ट ऑफ द ब्रेकर में, वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो या फिर SF6 ब्रेकर हो, उस पर आपको इन जनरल यही साइकिल आपको दिखेगी। इसको ऑटो रिक्लोजिंग साइकिल भी बोलते हैं। थोड़ा अलग अलग नाम होगा अलग अलग ब्रेकर पे, अलग अलग कंपनियों के। इसमें फिर से मैं एक बार ऑपरेशन आपको बताता हूँ कि ब्रेकर, कोई फॉल्ट जनरेट हुआ है रिले पे, और ब्रेकर ओपन हुआ है। ठीक है। ओपन होने के बाद में अगर उसमें ऑटो रिक्लोजिंग दिया है, जैसे मैंने बताया था कि अंडर वोल्टेज फॉल्ट, ओवर वोल्टेज फॉल्ट, इस टाइप के जो फॉल्ट है, अगर इनकमिंग वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है तो ये फॉल्ट आएंगे। और वो रिले डिपेंड करता है कि रिले ये ऑटो रीसेट हो जाते हैं तो ब्रेकर को क्लोजिंग कमांड आती है। अगर आपका कंट्रोल कंट्रोल पैनल में ऐसा सिस्टम बनाया गया है, ऐसा वायरिंग किया गया है, तो उस केस में ब्रेकर को क्लोजिंग कमांड आएगी, लेकिन कितनी देर के बाद में आएगी? 0.3 सेकंड के बाद में। ठीक है। इसके बाद अगर क्लोजिंग कमांड आती है तो ब्रेकर क्लोज करने के लिए ट्राई करेगा। ब्रेकर अगर फॉल्ट निकल गया है तो ब्रेकर क्लोज हो जाएगा, साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अगर ब्रेकर क्लोज, ये फॉल्ट नहीं गया है, फॉल्ट एग्जिस्टिंग है, तो ब्रेकर क्लोज करने के लिए ट्राई करेगा। अगर फॉल्ट है तो ब्रेकर इमीडिएट ओपन हो जाएगा। ठीक है। ब्रेकर ओपन के ओपन रहेगा, और उसके बाद सेकेंड टाइम 3 मिनट तक ब्रेकर को क्लोजिंग कमांड नहीं आएगी। ठीक है। अगर फॉल्ट निकल गया है, ठीक है, इसके बाद क्या होगा? फिर से 3 मिनट के बाद में, 3 मिनट के पहले तो कोई कमांड नहीं आएगी, 3 मिनट के बाद में फिर से क्लोजिंग कमांड आएगी। अगर फॉल्ट निकल गया है तो ब्रेकर ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अगर ब्रेकर क्लोज नहीं होता है, इसका मतलब फॉल्ट एग्जिस्टिंग है। फॉल्ट एग्जिस्टिंग है तो क्या होगा? ब्रेकर ओपन के ओपन रहेगा। उसके बाद में कोई ऑटो क्लोजिंग कमांड नहीं आएगी। नॉट कमिंग फ्रॉम कंट्रोल पैनल। और ब्रेकर ओपन का ओपन रहेगा। उसके बाद में आपको मैनुअल रिसेट करके रिले, अगर फॉल्ट निकल गया तो कुछ फॉल्ट ऐसे रहते हैं कि जो ऑटो रिसेट हो जाते हैं, और कुछ फॉल्ट ऑटो रिसेट होते नहीं है। तो उस वक्त हमें ब्रेकर दोबारा मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल से कोई कमांड नहीं आएगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पैरामीटर हम हमारा देखते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? वेट। हर ब्रेकर का अपना, हर मैन्युफैक्चरर का अपना डिज़ाइन होता है। नियर अबाउट तो ऑपरेशन सेम होता है, लेकिन जो ओपनिंग क्लोजिंग का मैकेनिज्म होता है, आ, कोई मोटराइज होता है, कोई मैनुअल ऑपरेशन वाला होता है। स्प्रिंग चार्जिंग के लिए मैनुअल हैंडल दिया होता है। तो 11 kV का इन जनरल वेट जो है, अगर आप मेगाविन का ब्रेकर देखोगे तो उसका वेट 11 kV का
11 केवी ब्रेकर का 600 केजी तक जाता है। कंप्लीट ब्रेकर मीन्स ये ब्रेकर बॉडी, उसका एंक्लोजर, ये सारा मिला के बता रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ ब्रेकर अब अगर आप रैक आउट कर लोगे तो 400 केजी तक आ जाएगा। अलग अलग कंपनियों के, जैसे आप अगर लैम्को का लोगे तो नियर अबाउट सेम वेट का आएगा। स्नाइडर या एबीबी में आप अगर जाओगे 11 केवी के लिए, तो उसका वेट 200 केजी तक, 250 केजी तक ही रहेगा। नेक्स्ट पैरामीटर हम देखते हैं। उसके बाद में बहुत सारे और कुछ कंपनीज नेम प्लेट पे बहुत सारे पैरामीटर देते हैं। ये जो मैंने पैरामीटर आपको 1 से 10 तक जो पैरामीटर बताया वो कॉमन पैरामीटर है, सभी ब्रेकर, सभी कंपनियों के ब्रेकर के नेम प्लेट पे आपको सॉरी ये पैरामीटर मिल जाएंगे। कुछ पैरामीटर होते हैं जो रेटेड इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज है, इंसुलेशन लेवल, उसके टाइप, ऑक्सिलरी कांटेक्ट, कितने ऑक्सिलरी कांटेक्ट दिए, जैसे इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज मीन्स जो बेसिक इंसुलेशन लेवल होता है कि अगर लाइटनिंग इम्पल्स आती है तो उस वक्त, जस्ट में ये जो पैरामीटर है लाइटनिंग विथस्टैंड, ये अलग अलग ब्रेकर के लिए अलग अलग दिया जाता है। जैसे 11 केवी ब्रेकर के लिए, उसके बाद में 22 केवी ब्रेकर के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर मिलेगा। जैसे 26 केवी, उसके बाद में आता है शायद 76 केवी, 170 केवी। ये इंसुलेशन लेवल है नॉर्मल। जैसे ब्रेकर अगर फॉल्ट मोड में जाता है तो ये इतना वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज बिल्टअप होगा, इतना इंसुलेशन लेवल इम्पल्स वोल्टेज के लिए। इसमें कोई ब्रेकर का कुछ मीन्स डैमेज वगैरह नहीं होगा। अगर इम्पल्स वोल्टेज जो है वो कुछ 3 सेकंड से लेके 1 मिनट तक, सॉरी 3 मिनट, सॉरी 3 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए अगर इम्पल्स वोल्टेज आता है, डिस्टेंट रहता है 70 केवी, तो इसका इंसुलेशन लेवल उतना रहेगा कि ये 76 केवी बियर कर सके। अगर 50 माइक्रो सेकंड के लिए 170 केवी वाला इम्पल्स वोल्टेज जनरेट होता है लाइटनिंग के वजह से, तो ये 50 सेकंड तक अगर ये वोल्टेज रहा तो ब्रेकर को कोई नुकसान नहीं होगा। मीन्स ये इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज उसका रेटिंग दिया जाता है। ये जैसे जैसे वोल्टेज रेटिंग बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे वोल्टेज रेटिंग बढ़ेगा उस हिसाब से जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन कम होता जाता है। उसके बाद में बेसिक इंसुलेशन लेवल जो है और उसका टाइप जो है वो दिया जाता है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कितने हैं, जैसे कि कहीं पे आप
किसी ब्रेकर में आपको 10 ENO प्लस 5 UNC ऐसे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट दिए जाते हैं। वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ये कंट्रोल के लिए होते हैं, ट्रिप इंडिकेशन के लिए, या फिर ऑन इंडि सीपी सर्किट ब्रेकर ऑन इंडिकेशन के लिए, ट्रिप इंडिकेशन के लिए। उसके बाद में सर्विस मोड, सर्विस में अगर ब्रेकर है, ब्रेकर ऑफ है लेकिन सर्विस में अगर ब्रेकर है तो उसके लिए ब्रेकर ऑफ पोजीशन इंडिकेशन शो होने के लिए ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट दिए जाते हैं ये हमें पैनल पे इजीली उसका स्टेटस बताने के लिए होते हैं। या फिर ट्रिप और क्लोजिंग कमांड जो आती है वो इसी कॉन्टैक्ट के थ्रू आती है। कहीं कि आपको 10 ENO प्लस 10 ENC ये भी कॉन्टैक्ट देखने के लिए मिलेंगे इतने सारे। तो ये सारा जो कंट्रोल वोल्टेज होता है नॉर्मली तो 110 वोल्ट AC या 24 वोल्ट, सॉरी 24 वोल्ट AC या 24 वोल्ट DC, इस रेटिंग का कंट्रोल वोल्टेज होता है। तो ये कॉन्टैक्ट भी उसी रेटिंग के लिए बने होते हैं या 1 एम्पियर, मैक्सिमम लोड 1 एम्पियर के लिए बने होते हैं। तो हमने जो अभी तक डिस्कस किया है आशा करता हूँ आपको समझ गया है। और अगर कोई डाउट आपके मन में है या फिर आपको और ज़्यादा जानकारी एक पर्टिकुलर पैरामीटर या फिर सभी पैरामीटर के बारे में डिटेल में अगर जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिस पैरामीटर के बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है तो मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड करूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। चलो सारे पैरामीटर हमारे कवर हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉकेट्रिकल यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और आपके दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।